चुड़ैल का अनार का पेड़। आज तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। लगता है कुछ ही देर में बारिश होने लगेगी। बारिश होगी तो अच्छा होगा। मेरा अनार का पेड़ जल्दी से बड़ा हो जाएगा। अनामिका बहुत गरीब परिवार की लड़की थी। उसकी माँ बचपन में उसे पैदा करते समय ही चल बसी थी, जिसके बाद उसके पिता जगमोहन ने उसकी देखरेख के लिए दूसरी शादी कर ली। लेकिन अनामिका की सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, जिसकी वजह से अनामिका बहुत ज्यादा परेशान थी। अनामिका अक्सर अपने घर के गार्डन में नए नए पौधों को लगाया करती थी। एक दिन उसने एक अनार का पौधा लगाया क्योंकि उसे अनार बहुत पसंद थे। जिस दिन मेरा अनार का पेड़ बड़ा हो जाएगा उस दिन मैं अनार खाऊंगी। अब तो मुझे इसके बड़े होने का इंतजार है। तभी एक आवाज आती है। अरे अनामिका, कहाँ मर गई? जब देखो ये लड़की यहाँ वहाँ घूमती रहती है। इसे घर के कोई काम से मतलब नहीं। आज तो मैं इसकी अच्छे से खबर लूंगी। हे भगवान, ये क्या? माँ तो बहुत जोर से चिल्ला रही है। मुझे जल्दी जाना होगा। अनामिका अपने अनार के पेड़ को पानी देकर वहां से चली जाती है। जैसे ही मधु अनामिका को आते हुए देखती है, वो झाड़ू उठाती है और अनामिका को मारना शुरू कर देती है। अरे करमजली कलमुही, तुझे घर के काम नहीं दिखाई देते? जब देखो यहाँ से वहाँ घूमती रहती है। अरे क्या कर रही थी सुबह से तू? माँ, मुझे मत मारो, मुझे बहुत जोर से लग रही है। मैं तो बस यही गार्डन में पौधों को पानी दे रही थी। जब देखो गार्डन में पौधों को पानी देती रहती है। अरे घर के काम कब करेगी? ठीक है माँ, मैं अभी जाकर सारे काम कर लेती हूँ। ऐसा कहकर अनामिका रोते हुए घर के अंदर जाती है और घर के काम करने लगती है। देखते ही देखते अनामिका सभी काम निपटा देती है। जैसे ही वो रसोई में जाकर खाना बना रही होती है, उसके हाथ से एक कांच का बर्तन जमीन पर गिरकर टूट जाता है, जिसकी आवाज सुनते ही मधु किचन में आती है और कांच का बर्तन टूटा हुआ देख तुरंत अनामिका का कान पकड़कर कहती है। अरे तुझे दिखाई नहीं देता क्या? तेरे हाथ टूट गए हैं। तेरे हाथों से कांच का बर्तन नहीं संभाला गया। माँ, गलती से मेरे हाथ से बर्तन गिर गया। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया माँ। जब देखो गलती पर गलती करती रहती है। तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। मधु अनामिका को 2-4 थप्पड़ मारती है और फिर वहां से चली जाती है। माँ, काश आज आप मेरे साथ होती तो मुझे ये सब देखना न पड़ता। मुझे आपकी बहुत याद आती है। मुझे भी अपने साथ ले जाती तो अच्छा होता। अनामिका बहुत तकलीफ में होती है, लेकिन उसके पिता शहर में काम करते थे, इसलिए वो कभी अपनी बेटी की खैर खबर ले ही नहीं पाते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है और अब अनामिका बड़ी हो जाती है, लेकिन मधु का व्यवहार जरा भी नहीं बदलता। साथ ही साथ अनामिका का अनार का पेड़ भी बड़ा हो जाता है। अनामिका का कोई दोस्त नहीं होता और वो जब भी उदास होती तो अपने अनार के पेड़ के पास आकर उससे बातें करने लगती। एक दिन अनामिका रोते हुए अपने अनार के पेड़ से कहती है। मेरे प्यारे पेड़, काश कि मैं पैदा ही न हुई होती तो शायद सब कुछ ठीक होता। माँ के बदले काश मुझे ही मृत्यु आ गई होती। बेचारी अनामिका बहुत परेशान थी। वहीं दूसरी तरफ मधु घर में आराम से टीवी देख रही थी कि तभी एक कुरियर वाला दरवाजा खटखटाता है, जिसके बाद मधु दरवाजा खोलती है और कुरियर ले लेती है। अरे ये कुरियर तो अनामिका के नाम का है, लेकिन कोई उसे कुरियर क्यों भेजेगा? जरा मैं भी तो देखूं इसके अंदर क्या है। जैसे ही मधु लिफाफे को खोलती है, उसके अंदर एक पेपर होता है, जिसके अंदर लिखा होता है। मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे हालचाल नहीं ले पाता, क्योंकि दूर रहकर तुम्हारे लिए कमाना भी बहुत जरूरी है। आशा करता हूँ कि तुम ठीक होगी, इसीलिए तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूँ। जैसे ही तुम 18 साल की हो जाओगी, मेरी सारी प्रॉपर्टी और जायदाद तुम्हारे नाम हो जाएगी। इस बात को अपने तक रखना। लेटर पढ़ते ही मधु की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो अपने मन ही मन कहती है। इसका मतलब मुझे तो केवल इस घर में काया के नाम पर लेकर आए थे, लेकिन ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। मैं इस अनामिका को मार दूंगी और सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। उस दिन मधु पूरे दिन अनामिका के साथ बहुत अच्छे से रहती है और उसे कुछ नहीं कहती। जैसे ही धीरे धीरे रात होती है, अनामिका अपने कमरे में सोने चली जाती है। सोते हुए वो अपने आप से कहती है। आज का दिन तो बहुत अच्छा था। माँ ने मुझसे बहुत अच्छे से बात की। लगता है अब वो मुझे समझने लगी है। ऐसा सोचकर अनामिका सो जाती है। अनामिका के सोते ही मधु उसके कमरे में आती है। बेचारी अनामिका प्रॉपर्टी के चक्कर में अपनी जान से जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं,
मैं भगवान से दुआ करूंगी कि तुम्हारे अगले जन्म में वो मुझे तुमसे बिल्कुल ना मिलाए। ऐसा कहकर मधु तकिए से अनामिका का मुंह दबा देती है और उसे जान से मार देती है, जिसके बाद वो उसकी लाश को उसके अनार के पेड़ के पास दफना देती है। ये हुई ना बात, अब सारी प्रॉपर्टी मेरी हुई। मधु वहां से चली जाती है, जिसके बाद अनामिका मरने के बाद भी मुक्त नहीं हो पाती और वो एक बहुत भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। अरे मेरी ही सौतेली माँ मेरी जान की दुश्मन निकली। इसने तो पलक झपकते ही मुझे मार दिया। पहली बार इनका अच्छा व्यवहार देखकर मैं बहुत खुश हुई थी, लेकिन इसके अच्छे व्यवहार के पीछे इतना बड़ा कारण होगा मैंने ये कभी नहीं सोचा था। लेकिन अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी और इसे तड़पा तड़पा कर मारूंगी। उस दिन के बाद से चुड़ैल अपने अनार के पेड़ पर रहना शुरू कर देती है। अनामिका का अनार का पेड़ काफी बड़ा था और उस पेड़ पर उसने एक झूला भी लगा रखा था। एक दिन मधु पानी पीने के लिए अपनी रसोई में जाती है। जैसे वो पानी पीती है, उसे खिड़की के बाहर अनार के पेड़ का झूला अपने आप हिलता हुआ दिखाई देता है। अरे ये क्या, ये झूला ऐसे ही हिल रहा है? कहीं कोई मेरे घर में घुस तो नहीं आया? एक बार बाहर जाकर देखती हूँ। मधु जैसे ही अनार के पेड़ के झूले के पास आती है, वो झूला अपने आप रुक जाता है। तभी अनार के पेड़ से अनार नीचे गिरने लगते हैं। अरे वाह, क्या बात है, कितने लाल लाल अनार हैं। बेचारी अनामिका तो चली गई, लेकिन उसका लगाया हुआ अनार का पेड़ यहीं रह गया। लेकिन कोई बात नहीं, अब मैं इसका फायदा उठाऊंगी। ऐसा सोचकर मधु अनार उठाती है और खाने के लिए ले जाती है। जैसे वो रसोई में जाकर अनार काटती है, अनार के अंदर से खून निकलने लगता है, जिसे देखते ही मधु बहुत ज्यादा डर जाती है। ये सब क्या है? इस अनार के अंदर से खून कैसे निकल सकता है? तभी उसके घर में एक भयानक आवाज गूंजने लगती है। अगर तू मेरे अनार के पेड़ के अनार खाएगी तो हर एक अनार के अंदर से ऐसे ही खून निकलेगा। मधु बहुत ज्यादा डर जाती है, जिसके बाद वो रसोई से भागते हुए सीधा अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेट जाती है। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं? ऊपर वाले मेरी रक्षा कर। मधु अपनी आंखें बंद करती है और सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, मधु सबसे पहले एक पंडित के पास जाती है और उन्हें सब बता देती है, जिसके बाद पंडित उसके साथ उसके घर आ जाते हैं और घर के चारों कोने में पवित्र गंगा जल छिड़क कर घर का शुद्धिकरण करते हैं। तभी उन्हें कुछ महसूस होता है। क्या तुम्हारे घर के आसपास अनार का पेड़ है? हाँ, मेरे घर के गार्डन में एक अनार का पेड़ है, जो मेरी सौतेली बेटी ने लगाया था। पंडित तुरंत अनार के पेड़ के पास जाता है और अपने मन में एक मंत्र का जाप करता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पंडित के मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल पेड़ के अंदर से बाहर निकलती है और पंडित से कहती है, क्यों रे पंडित, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या, जो अपनी मौत को दावत देने के लिए यहाँ चला आया? देख चुड़ैल, तू इस पेड़ पर क्या कर रही है? तू मर चुकी है, इसलिए अब इस अनार के पेड़ को छोड़कर चली जा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक मैं इस मधु को नहीं मार देती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन तुझे इस औरत से क्या दुश्मनी है जो तू इसे मारना चाहती है? चुड़ैल पंडित को अपने साथ हुए अत्याचारों के बारे में बताती है, जिसे सुनकर पंडित को बहुत अफसोस होता है। वहीं दूसरी तरफ मधु को भी अपनी गलती का पछतावा होने लगता है और वो तुरंत चुड़ैल से कहती है, मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। मैं अपनी गलती का पछतावा करने के लिए कहीं दूर चली जाऊंगी। देखो, अब तो इस औरत को अपनी गलती का पछतावा है, इसलिए इसे माफ करो और यहाँ से चले जाओ। पंडित के समझाने पर चुड़ैल उसकी बात मान लेती है और अनार के पेड़ को छोड़कर वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। सास ससुर को कौन बचाएगा? पूरा घर रंग बिरंगी लड़ियों की चमक से सराबोर था। कहीं शहनाइयों की धुनी थी तो कहीं बारातियों का जमावाड़ा मचा हुआ था। आज तो मेरा जिया फूले नहीं समा रहा। आखिरकार मेरा बरसों का सपना पूरा जो होने जा रहा है। दुल्हे के लिबास में कितना जच रहा है मेरा लाल। माँ, अब और कितना बखान करोगी मेरा? बेटे के सिर पर सजा सेहरा देखकर कंचन बेहद भावुक हो जाती है। संजय कंचन और गिरीश का इकलौता बेटा था, जिसे दोनों ने बड़े ही नाजों और रईसी से पाला था। माँ, खुशियां तुम्हारी आंखों के झरोके से झरने बनकर फूट रही हैं। संभालिए खुद को। दोनों की बातें सुनते ही गिरीश कमरे के भीतर घुसते हुए कहता है, अरे किसी की टोक न लगे,
इस कौशल्या राम के जोड़े को। अरे पिताजी आप, अगर माँ बेटे का भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो चलिए मोहतरमा, बारात दूल्हे राजा की बाट जो रही है। साज-बाज के संग बारात नाचते झूमते दुल्हन के घर पर दस्तक देती है, जहां बारातियों का स्वागत सत्कार होता है। विधि विधान के साथ संजय और मुग्धा का गठबंधन होता है, जिसके बाद वो ससुराल की दहलीज पर कदम रखती है, जहां कंचन हंसी खुशी बहू का स्वागत करती है। बहू, इस कलश को अंदर गिराकर अपने शुभ कदमों को घर में रखो। कुछ समय बाद, अरे कंचन, अब किस बात की देरी है? मैं तो कहती हूँ लगे हाथ अपनी बहू की मुंह दिखाई भी करा दे। रंजना बौरा गई है क्या? सारी रस्में मोहरत के हिसाब से होंगी। मुंह दिखाई सवेरे है। बोलो भला, अरे तेरी नई नवेली बहू कोई छुई मुई का पौधा है क्या जो हमारे एक नजर देखने भर से मुरझा जाएगी? मुंह दिखाई को लेकर दोनों के बीच मानो वाद विवाद की प्रतियोगिता छिड़ जाती है, जिसे देख घूंघट ताने बैठी मुग्धा कहती है, बीच में बोलने की खातिर माफी चाहूंगी, मगर मेरी सासू माँ की बात मेरे खातिर पत्थर की लकीर है। आप सब सवेरे मुंह दिखाई के लिए आना। बहू को पक्षधारी करता देख कंचन खुश मिजाज अंदाज में कहती है, जुग जुग जी बहू, आज मेरे पक्ष में तेरी बोली वचन ने मेरे सास बनने की आस को परवान चढ़ा दिया है। ईश्वर की दया से हमारे घर में धन धान्य की कोई घटी नहीं। बहू, अभी तक तुम्हारी सास ने इस परिवार को प्यार के धागे में पिरोए रखा है। अब उस धागे की डोर तुम्हारी हथेली में है। देर रात सभी के सो चुकने के बाद फोन की घंटी की आवाज से मुग्धा झटपट से फोन उठाती है। पाइला को माँ। जीती रहे लाडो रानी, कोई खास खबर? माँ, मेरे सास ससुर साक्षात कौशल्या और दशरथ हैं। मुझे बस सीता का स्वांग रचाकर मीठी छुरी के नाई आहिस्ते वार करना है। किसी भी हालत में तुझे अपने पति को पुरुषोत्तम राम से विभीषण के रूप में उभारना है। तीनों के बीच में ऐसी फूट डाल कि तेरा रास्ता एकदम साफ हो जाए। फिक्र मत करो माँ, मैं राजनीति का ऐसा दांव पेच लगाऊंगी कि सामने से खुद जमीन जायदाद मेरे हवाले करेंगे। मुग्धा तड़के सवेरे जागकर घरेलू कामकाज निपटाकर रसोई तैयार करती है। माँ जी, बाबूजी, टेबल पर आ जाइए, खाना तैयार हो चुका है। सभी बैठकर खाना शुरू करते हैं। सचमुच संजय के बाबा, बहुएं बेटियों से कतई कम नहीं। अब देखो ना, अभी मुग्धा को आए ठीक से एक दिन भी न हुआ, मगर उसे हमारे खाने की पसंद नापसंद बखूबी मालूम पड़ गई। जरूर पिछले जन्म हमने महादान किया होगा, जो इतनी सुशील संस्कारी बहू मिली है हमको। समय का चक्र तेजी से गुजरते हुए रात में ढल जाता है। माँ जी, बाबूजी, दूध लाई हूँ। पूरा दिन हमारी ही सेवा सहायता में जुटी रहती है, कभी अपना भी ख्याल किया कर। चलिए फटाफट से दूध पीजिए। ये बादाम का दूध बुढ़ापे में आपके शरीर का संतुलन स्थिर रखेगा। हर पलचिन के साथ गिरीश और कंचन मुग्धा के जाल में फंसते जा रहे थे। फिर एक सवेरे, बहू जरा यहाँ तो आ। अरे क्या बात है, आज आपका चेहरा इतना दमक क्यों रहा है? ये क्या है? बहू, ये हमारे घर जमीन जायदाद के कागज हैं, जिसे हमने पूरे तौर पर तेरे नाम कर दिया है। अब ये सारी बागडोर तुझको संभालना है। कंचन और गिरीश को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मुग्धा अब उनके संग क्या करने वाली थी। शाम के समय, बहू, रात के 9 बज आए हैं, आज खाने में देरी क्यों है? ए बुढ़िया, मैं क्या तेरे बाप की नौकर लगी हूँ जो गर्मी में जल मर कर खाना बनाऊं? पका पकाया खाना ठूसने की लत पड़ गई थी तुम दोनों को। ये पकड़ मेरा ऑर्डर और जाकर खाना पका। ये इस घर की नई मालकिन का हुक्म है। बहू, ये तो किस लहजे में बात कर रही है? प्रवचन नहीं, अगर अगले आधे घंटे में ये सब कुछ मेरे पास हाजिर नहीं हुआ तो तेरी चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगी, समझी? बहू के बर्ताव देख उसके प्रकोप से बचने की खातिर कंचन झुंझला जाती है और रोते बिलखते हुए खाना पकाकर उसे परोसती है। वाह बुढ़िया, खाना तो बड़ा मजेदार बनाया है। चल, आज से तेरी बाई की नौकरी पक्की। अब मेरे पैर दबा। बहू, अब क्या तू हमें हमारे घर में नौकर की तरह बनाकर रखेगी? बेटी, अच्छा सिला दिया तूने हमारे भरोसे का। कान खोलकर सुन लो ससुर जी, इस घर में तुम्हारा दाना पानी यहीं तक था।
वनवास जाने की तैयारी कर लो। ये हमारा घर है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। क्यों रे बुढ़ाऊ, जुबान चलाता है? अभी मजा चखाती हूँ। क्रूर बहू सास ससुर को चाबुक से मारकर दरवाजे पर ले आती है। तभी संजय वहाँ आ जाता है। अरे अच्छा हुआ बेटा जो तू आया, देख इस जालिम बहू ने हमारा क्या हश्र कर दिया। अरे सासू जी, ससुर जी, आपको तो सच में चोट आ गई है। मैं अभी दवाई लगाती हूँ। मुग्धा मुट्ठी भरकर नमक उनके जख्मों पर मल देती है, जिससे वो दर्द के मारे करहाने लगते हैं। बेटा कुछ कर, तुझे हमारी तकलीफ का अंदाजा नहीं। आपको यूं छटपटाता हुआ देख मेरे दिल को कितना सुकून मिल रहा है। हैरानी से देखने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरह बाबूजी आपकी बात सुनते हैं, मैं भी सिर्फ अपनी बीवी की सुनता हूँ। दोनों जबरन उनके हाथ पांव बांधकर एक सुनसान पटरी पर लाकर छोड़ देते हैं। आपकी ये तकलीफ बस कुछ पल की है, ट्रेन बस आने वाली होगी। बेरहम बहू सास ससुर को मरने के लिए पटरी के बीचों बीच छोड़कर चल देते हैं। कुछ पलों के बाद आ रही ट्रेन के चलते फाटक बंद पड़ जाते हैं। तभी योगिता नाम की लड़की काला कोट पहने उन्हें देखती है। जाम, ये ट्रेन तो इनकी तरफ बढ़ रही है, मुझे कुछ करना होगा। योगिता अपनी जान की परवाह न करते हुए उन्हें बचा लेती है। अगर मैं ऐन मौके पर न पहुंचती तो आपकी जान चली जाती। आप इस पटरी पर आए कैसे? आए नहीं, लाए गए थे। जिस बेटे की ख्वाहिश पूरा करने के लिए खून पसीना इकट्ठा करके उसने खुशहाली दी, आज उसने अपनी पत्नी के भड़कावे में आकर हमको मरने को छोड़ दिया। ये युग आ चुका है बिटिया कि अब खुद का जना बेटा बीवी के सिखाए में आकर बूढ़े माँ बाप को मारने पर उतारू हो गया है। ऐसा कहकर वो दोनों बिलक बिलक कर रो पड़ते हैं। घबराइए नहीं, मैं एक वकील हूँ। मैं आपका केस लड़ूंगी और आपका सारा सामान सम्मान के साथ आपको वापस भी लौटाऊंगी। सच से वाकिफ होकर योगिता कोर्ट में मुकदमा दायर करती है। आज कोर्ट की हियरिंग है, मैंने उन्हें नोटिस पहुंचा दिया है। केस की सुनवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, विक्टिम का साफ तौर पर कहना है कि उनकी बहू ने धोखे से उनकी जमीन जायदाद हड़प कर न सिर्फ उन्हें घर से खदेड़ दिया, बल्कि इस उम्र में कई रोज इन पर शारीरिक अत्याचार भी किए। विक्टिम को कटघरे में बुलाया जाए। हुजूर, एक माँ बाप अपनी तमाम खुशियों को औलाद पर न्यौछावर करता है, और वही औलाद जब जल्लाद बनकर माँ बाप को मरने की खातिर छोड़ दे तो वो लगाव घाव बन जाते हैं। जज साहब, हमें इंसाफ दीजिए। थोड़ी देर बाद दोनों प्रत्यक्ष की बात सुनने के बाद कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि लालच में आकर मुग्धा ने अपने बूढ़े सास ससुर पर बेतहाशा अत्याचार किए। ये अदालत मिसेस मुग्धा पर असॉल्ट के लिए आईपीसी 307 और 351 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। मुग्धा को उसके किए की भारी सजा होती है, जिसके साथ गिरीश और कंचन को उनकी संपत्ति वापस मिल जाती है। बेटा, बिना किसी राशि के तुमने ये मुकदमा लड़कर इंसानियत को दर्शाया है। मेरी कोई बेटी नहीं, मगर मैं तुझको अपनी बेटी बनाकर रखना चाहती हूँ। इस तरह अब गिरीश और कंचन को बुढ़ापे का सहारा और अनाथ एडवोकेट योगिता के सिर पर माँ बाप का साया आ जाता है। 3 जादुई छाते। आज मांडवा गांव का मंजर देखने लायक था। पूरा आसमान काले घने बादलों से छाया हुआ था। बिजली जोरों शोरों के साथ चमक रही थी। घर का चूल्हा उदास पड़ा हुआ था। तभी 5 साल का भोला चीनू कहता है, माँ, इतनी देर हो गई, पिताजी अभी तक खाना नहीं लेकर आए। माँ की आंखों में भरी बेबसी की झलक को 12 वर्षीय सितारा एकदम साफ तौर पर भांप पा रही थी। चीनू, चलो हम कोई खेल खेलते हैं। सितारा चीनू का ध्यान भटकाने की खातिर उसे खेल में उलझाती है। तभी गगन घर आता है। ये क्या, आप तो पूरी तौर से भीग चुके हैं। अरे अरे, मेरी फिक्र छोड़ो, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। इस राशन से उनकी खातिर खाना पका दो जल्दी। जहाँ पूरा गांव खा पी कर सोने को था, उस घड़ी उनके घर में चूल्हा जल रहा था। भूख के चलते दोनों बच्चे फिजूल खाना खा जाते हैं। बचा हुआ खाना भारती गगन को परोस देती है। भारती, तुम्हारे खाने को तो कुछ बचा ही नहीं है। वो सवेरे कांता के घर से भोज आया था, मैंने वही खा लिया था। पेट में रत्ती भर भी जगह शेष नहीं। भूख से बिलखने के बावजूद भी भारती का खाने के प्रति मनाही का रुझान घर की आर्थिक तंगी को साफ साफ दर्शा रहा था। भारी बरसात के चलते छत की टूटे फूटे छप्पर से बरसात की फुहार बरसने के चलते
सभी को जागकर रात काली करनी पड़ती है। ये बरसात हम गरीबों पर बिजली की तरह टूट पड़ी है। मैं पूछती हूँ, आखिर ऐसी कौन सी कमाई कर रही हो तुम कि अब तक एक नया छप्पर चढ़ाने के पैसे भी न जोड़ सके। मैं अपनी तरफ से भरसक कोशिश कर रहा हूँ। थोड़े ही समय पश्चात सवेरा हो जाता है, मगर बरसात छूटने के बजाय और ज्यादा बढ़ती ही चली जाती है, जिसे देख गगन बिगड़ते स्वर में कहता है, अरे जाने ये मेघालय के बादल कब छटेंगे। कितनी दफा कहा है कि एक छाता खरीद लो, जिससे बरसात में आना जाना सुगम हो। बरसात न छूटने पर गगन भीगते हुए निकल पड़ता है। गांव से कुछ मील की दूरी पर उसकी एक चाय की टपरी थी, जिसे बड़ी ही मुश्किल से घर का गुजारा चल पा रहा था। अरे बरसात में तो चाय की खपत बड़ी अच्छी होनी चाहिए, मगर आज एक भी राहगीर चाय पीने नहीं आया। बच्चों, घर के भीतर ही रहना, मैं तुम्हारे पिता की खातिर खाना लेकर जा रही हूँ। माँ, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं और चीनू मिलकर खाना पहुँचा देंगे। वैसे भी इस घड़ी बरसात एकदम धीमी है। ठीक है बच्चों, मगर ध्यान से। दोनों बच्चे झूमते हुए चल देते हैं। तभी हो रही बूंदाबांदी एकाएक तूफानी बरसात में बदल जाती है। दोनों भाई बहन पूरी तरह से बरसात में सराबोर हो जाते हैं। दीदी, दीदी मुझे ठंड लग रही है। अगर हमारे पास छाता होता तो हम भीगते नहीं। दोनों एक घने पेड़ के नीचे छिप जाते हैं, जहाँ एक आदमी उनके बगल में खड़ा होता है। अंकल, आपके पास तो छाता है, फिर आप इस पेड़ के नीचे क्यों खड़े हैं? मगर मैं भूखा हूँ। अगर तुम मुझे अपना ये खाना दोगी तो बदले में तुम्हें ये छाता मैं दे सकता हूँ। छाते के लोभ में सितारा उसे खाना दे देती है और आदमी उसे छाता देता है। दोनों जैसे ही छाता खोलते हैं, वो एक छाता 3 छाते में बदल जाता है, जिसे देख वो काफी अचंभित होते हैं। अरे, ये एक छाता 3 छाते में कैसे बदल गया? जैसे वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ उनके सिवा दूर दूर तक और कोई नहीं होता। तभी वो तीनों छाते चमचमाने लगते हैं, जिनमें से एक छाता सोने का, दूसरा छाता पैसे का और तीसरा छाता इंद्रधनुष के रंग का हो जाता है। लगता है ये तीनों तो जादुई छाते हैं। चलो चीनू, इन छाते को लेकर घर चलते हैं। आज तो माँ बहुत खुश होगी। सितारा साधारण छाते के नीचे आकर दोनों छाते को थामकर चल पड़ते हैं, जहाँ उनकी निगाहें गोल घेरे में छिपे अंधेड़ उम्र के इंसान पर पड़ती है। काका, आप हमारी छाते में आ जाइए। मगर बच्चों, तुम्हारा छाता काफी छोटा है, इसमें 3 जन कैसे समाएंगे? वो बूढ़ा आदमी जैसे ही छाते के भीतर घुसता है, छाते का आकार एकदम बड़ा हो जाता है। उसमें से अनगिनत छाते की बरसात होती है। अरे ये छाता है कि गोवर्धन पर्वत? अरे ये अचानक इतना विशाल कैसे हो गया? क्योंकि ये जादुई छाता है। ये छाता आप रख लीजिए, इसे आप भीगने से बच पाएंगे। इसके बाद वो जादुई तीनों छाते को लिए घर का दरवाजा खटखटाते हैं, जहाँ भारती किवाड़ खोलती हुई कहती है, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। तुम्हारे पास ये 3 छाते कहाँ से आए हैं? सितारा अपनी माँ भारती को रास्ते में हुए सारा वृतांत कह सुनाती है और वो एक एक करके तीनों छाते को खोलती है। तभी उन छातों से निकल रही रोशनी से घर का कोना कोना चमक उठता है और वो 3 जादुई छाते में ढल जाते हैं, जिसमें से सोने का छाता उन्हें खूब सारे सोने के सिक्के, पैसे का छाता उन्हें रुपए और साधारण छाता उन्हें काफी सारा छाता देता है। कल तक हम गरीबी से जूझ रहे थे। हमारे पास एक छोटा मोटा छाता खरीदने का दाम भी नहीं था, मगर आज अनगिनत रुपए, सोना और अनेकों छाते हैं। ये सब कुछ सिर्फ इन 3 जादुई छाते के चलते हुआ माँ। देर शाम गगन मुंह लटकाए घर लौट कर आता है, जहाँ तीनों मिलकर जादुई छाते से निकल रहे सोने पैसे को बटोर रहे थे। ये देख खुशी से उनकी आंखें चमक उठती हैं। अरे इतना सारा धन और पैसा, कहीं ये मेरी आंखों का भ्रमजाल तो नहीं? ये कोई भ्रम नहीं, बल्कि आंखों देखा सच है। ये सब कुछ इस 3 जादुई छाते का प्रभाव है। वो सारा सोना सुनार के यहाँ बेच कर एक खूबसूरत आलीशान घर की नींव खड़ी करके ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करने लगते हैं। मगर अब ये गांव के निवासियों के मन में खटकने लगती है बात। अरे सविता, लगता है भारती और गगन के हाथ कोई बड़ा खजाना लगा है। तभी तो जहाँ पूरा गांव भारी बरसात के चलते प्रचंड बेरोजगारी से जूझ रहा है, उन्होंने महल ठोक दिया। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। अरे जो इंसान सालों में भी एक छाते का मोल न जुटा पाया, उसके पास एकाएक इतना रुतबा, मुझे तो ये बात नहीं पच रही। वो दोनों औरतें उनके घर आकर कहती हैं,
क्या बात है, तुम दोनों के तो ठाठ ही बदल गए। जिन्न का जादुई चिराग हाथ पड़ गया है क्या? तुम हमारे घर की खुशियों में शरीक होने आई हो या फिर हमारी अमीरी का राज टटोलने? फिर भी हम तुम्हें खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, वो तीनों जादुई छाते को खोलकर कहती हैं। ए मेरे तीनों जादुई छाता, जल्दी से अपना जादू तो दिखाना। तीनों छाते जादुई अवतार में आकर खूब सारा सोना और पैसे की बौछार करते हैं। ये देख दोनों का मुंह हैरानी से खुला रह जाता है। अरे तुम्हें जितने धन और रुपयों पैसों की आवश्यकता है, इस ढेरी में से उठा लो। वो झटपट से सारा पैसा सोना उठाकर पूरे गांव में जादुई छाते का डंका पीट देती हैं, जिसके बाद पूरा गांव उठकर उनसे मदद मांगता है। गगन और भारती बिना नाक भौं सिकोड़े जादुई छाते से पूरे गांव की मदद करते हैं। हमारे पास तो रहने के लिए ये आलीशान छत है, मगर जो गरीब मसलूक मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे जीवन काटते हैं, वो इस घनघोर बरसात में जाने उनका क्या हो रहा होगा। हमें इन जादुई छाते से उनकी सहायता करनी होगी। वो तीनों जादुई छाते को लेकर मंदिर पहुंचते हैं, जहां बैठे सभी भिखारी बरसात में भीग रहे थे। आप सबके पास रहने को कोई जगह नहीं है क्या? अरे मैम साहब, एक इंसान की 3 जरूरत है, रोटी, कपड़ा और मकान। हमारे पास तो कुछ भी नहीं। हम कोई शौक से इस भरी बरसात में यहाँ डेरा जमाए नहीं बैठे मैम साहब। अगर ये गरीबी जड़ से मिट जाए तो? अरे साहब, क्यों हमारी गरीबी की खिल्ली उड़ा रहे हो? जो होगा ही नहीं उसकी आस क्या लगाना। गगन उसी क्षण जादुई छाते को खोलता है, जिसके साथ भिखारी की झोली अनगिनत रुपयों और सोने से भर जाती है। इसका सदुपयोग करो और उतार लो इस गरीबी की गठरी को। इस प्रकार वो हमेशा तीनों जादुई छातों से सैकड़ों गरीबों की जीवनी बदलते हैं और हंसी खुशी रहा करते हैं। चुड़ैल की लाडली बहू रानी। यशोदा को हमेशा से बेटी की चाहत थी, लेकिन फिर उसके इकलौते बेटे साहिल से श्रद्धा का विवाह हो जाता है। विदाई के वक्त यशोदा अपने पिता से गले लगकर रोती है। अरे बस बेटा, अब और मत रो। मैं जानता हूं यशोदा जी तुझे अपने बच्चे की तरह ख्याल रखेंगी। सुरेश जी, आपको अपनी बेटी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब से ये मेरी बेटी है, इसीलिए आप निश्चिंत रहिए। मैं इसकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगी। श्रद्धा की विदाई हो जाती है। फिर यशोदा अपने बहू बेटे को घर लाकर उनका गृह प्रवेश करती है। श्रद्धा उसके पैर छूती है तो कहती है, ना 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 श्रद्धा बेटी, मैंने तुझे दिल से बेटी माना है, इसीलिए मेरे पैर मत छुओ। भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। शुक्रिया मम्मी जी। जाओ, तुम दोनों थक गए होगे ना, आराम कर लो। ये सुनकर दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन श्रद्धा एक संस्कारी बहू की तरह पूजा पाठ करके खाना बनाने जाती है, तो उसकी सास पहले से ही खाना बना रही थी। तभी श्रद्धा कहती है, मम्मी जी आप यहाँ, मैं बना देती ना खाना, आप बैठ जाइए। अरे तू क्यों बनाएगी खाना? सिर्फ इसीलिए कि तेरी शादी हुई है तो बाकी बहू की तरह तू भी खाना बनाएगी? तू भूल गई है कि तू मेरी बेटी है। कितनी बार समझाऊं तुझे, काम करेंगे तो मिल बांट कर करेंगे, समझी? थैंक यू मम्मी जी, आप बहुत अच्छे हो। माँ जी, मीठा मैं अपने हाथ से बनाकर खिलाना चाहती हूँ आपको। ठीक है, बना दे, इसके लिए मैं तुझे नहीं रोकूंगी। जरा मैं भी तो अपनी बेटी के हाथ का चखूं। ये बोलकर दोनों एक साथ खाना बनाते हैं। कुछ देर बाद तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। तभी यशोदा बहू के हाथ का हलवा खाकर कहती है, वाह मेरी लाडली बहू, तूने तो वाकई में बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाया है। हाँ श्रद्धा, ऐसा हलवा मैंने आज तक नहीं खाया। शुक्रिया मम्मी जी। और साहिल जी, और दूं आपको? हाँ बेटा, और ये लो, आज से ये हार तुम्हारा। पर मम्मी जी, ये तो आपका है। तू मेरी बेटी भी तो है ना, इधर आ। यशोदा की बात सुनकर वो उसके पास आती है तो श्रद्धा उसके माथे पर माँ की पुचकार देती है। तभी साहिल ऑफिस चला जाता है। वक्त बीतता है, धीरे धीरे श्रद्धा घर की सारी जिम्मेदारी बखूबी संभाल लेती है। एक दिन खाना बनाते वक्त उसका हाथ जल जाता है। तभी यशोदा दवाई लगाते हुए उसे डांटती है। श्रद्धा बेटा, ये क्या किया तूने? आराम से करना था काम, हाथ जला लिया ना। अब थोड़े दिन तक तू कोई काम नहीं करेगी, समझी? मम्मी जी,
मम्मी जी मैं ठीक हूँ, आप परेशान हो रही हैं खामका। थप्पड़ मारूंगी खींचकर, आज के बाद दोबारा कहा तो। तू बेटी है मेरी, चुपचाप बैठ, मैं खाना लेकर आती हूँ। ये कहते ही यशोदा उसके लिए खाना लेकर आती है और अपने हाथ से खिलाती है तो श्रद्धा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती है। अरे बेटा, तू रो क्यों रही है? मैंने तुझे ज्यादा डांट दिया क्या? बेटा मुझे माफ कर दे, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। नहीं नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो आपने इस तरीके से डांटा और केयर की तो आंसू आ गए। कभी इतना प्यार मिला नहीं माँ का। वो होती तो ऐसे ही करती। बेटा अब से मैं ही तेरी माँ हूँ और तू मेरी बेटी है, इसलिए जब भी तेरा मन करे तो मेरी गोद में आकर सर रख लेना। मम्मी जी, ये कहकर आपने मेरा मन का बोझ हल्का कर दिया। ये कहते ही श्रद्धा उसकी गोद में सिर रखती है। ऐसे ही एक दिन दोनों मार्केट जा रहे थे, तभी एक गाड़ी वाला श्रद्धा की ओर आता है और यशोदा उसको हटाकर खुद अपनी जान दे देती है। इस हादसे से श्रद्धा और साहिल टूट जाते हैं। यशोदा की तस्वीर हाथ में लेकर श्रद्धा रोती हुई कहती है, मम्मी जी, क्यों आप मुझे छोड़कर चली गई? लगता है मेरे नसीब में माँ का प्यार था ही नहीं। क्यों भगवान जी, आपने मेरी मम्मी जी को भी मुझसे छीन लिया। अब मैं किसकी गोद में सर रखा करूंगी? छुओ मत मेरी मम्मी की तस्वीर को, तुम्हारी वजह से आज उनकी जान चली गई। अगर मम्मी तुम्हें बचाती ही नहीं तो आज मेरे पास होती। नहीं नहीं साहिल जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं चाहती थी मम्मी जी के साथ ऐसा हो। मुझे पता होता तो मैं मम्मी जी को बचाकर अपनी जान दे देती। तुम तो रहने दो श्रद्धा, मेरे पास ही मत आओ। हफ्ते बीत जाते हैं। यशोदा के जाने से दोनों के बीच मनमुटाव आ जाता है। साहिल ठीक से बात नहीं करता था, वहीं श्रद्धा भी यशोदा को याद करके रोती रहती थी। एक दिन वो स्टूल पर चढ़कर रसोई में डिब्बा उतार रही थी कि गिर जाती है। तभी अचानक से वो हवा में थम जाती है और कहती है, ये मैं हवा में कैसे लटकी हूँ? कैसे बच गई मैं? उसे बचाने वाली कोई और नहीं बल्कि उसकी सास यशोदा थी, जो चुड़ैल बनकर वापस आ गई थी। अच्छा हुआ जो मैंने श्रद्धा को बचा लिया, वरना मेरी फूल जैसी बच्ची के लग जाती। मुझे कितना याद करके रो रही है। साहिल जी आते होंगे, मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। पहले उनके लिए कुर्ता निकाल कर रख देती हूँ, आकर पहन लेंगे। श्रद्धा ये बोलकर रूम में जाकर साहिल के लिए कुर्ता निकाल देती है। इतने में यशोदा उसके लिए खाना बना देती है और जब श्रद्धा रसोई में आती है तो बना हुआ खाना देखकर हैरान रह जाती है। अरे ये खाना कैसे बन गया इतनी जल्दी? मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। दोनों बैठकर जब खाना खाते हैं तो खाने के स्वाद में श्रद्धा को यशोदा के हाथ का स्वाद आता है। ये खाने का स्वाद तो माँ जी के हाथों का लग रहा है। आज तुमने खाना बिल्कुल माँ के जैसा बनाया है, शुक्रिया। अब इन्हें कैसे बताऊं कि ये खाना मैंने बनाया ही नहीं है, पर चलो अच्छी बात है, उन्होंने मुझसे आज बात तो की। मेरा इतना करने से दोनों के बीच बात तो हुई, लेकिन अभी और कुछ करना पड़ेगा। मेरी वजह से दोनों के बीच मनमुटाव जो आ गया है। सुबह सामान लाते वक्त बारिश में वो भीग जाती है, जिससे उसे बुखार और जुकाम हो जाता है और थककर वो सो जाती है। श्रद्धा जब उठने की कोशिश करती है तो उसे उठा नहीं जाता और वो गिर जाती है। ये क्या हो रहा है? मेरा बदन क्यों टूट रहा है? मुझसे खड़ा भी नहीं होया जा रहा। उनके लिए खाना बनाना है, कपड़े धोने हैं। हाय, मेरी बच्ची को बुखार आ गया है, जल्दी से सारा काम मैं ही कर देती हूँ। चुड़ैल ये बोलते ही घर का सारा काम A to Z सब कर देती है। श्रद्धा उठकर बाहर आती है तो उसे सारे कपड़े धुले हुए, खाना, सफाई सब करा हुआ दिखाई देता है। अरे ये क्या? कपड़े तो धुलकर सूख गए, खाना बन गया, घर साफ हो गया। ये सब हुआ कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा सर चकरा रहा है। ये कहते ही वो बेहोश हो जाती है। तभी साहिल आकर उसे उठाकर कमरे में ले जाता है। श्रद्धा तुम्हें क्या हुआ? अरे इसे तो बहुत तेज बुखार आ रहा है। बहू श्रद्धा, ये क्या हो गया मेरी बच्ची को? ये बोलते ही उसके माथे पर वो पट्टी करता है। कुछ देर बाद उसका बुखार उतर जाता है और वो होश में आ जाती है। तुम पागल हो श्रद्धा, तुम्हें पता नहीं कितना डर गया था मैं।
अरे मुझे माफ कर दो, मैंने तुमसे ज्यादा नाराज हो गया था। मैं खाना बना कर आता हूँ। कहीं मत जाइए, खाना बन चुका है। पर किसने बनाया? तुम्हारी तबीयत खराब है। मम्मी जी ने ही बनाया खाना। अब तो आप मेरे सामने आ जाइए मम्मी जी। मुझे पता है ये सारा काम आपने किया है और मुझे बचाया भी आपने ही था। श्रद्धा की बात सुनकर वो उसके सामने आ जाती है। माँ? हाँ बेटा, मैं। पर श्रद्धा, तुझे पता कैसे चला? पता तो मुझे आपका हाथ का खाना खाने से ही चल गया था और फिर ये सारा काम किया। मुझे महसूस हो रहा था कि जरूर आप ही मेरे आसपास हैं। क्या करूं, तू इतना रोती थी तो मुझे आना ही पड़ा। तेरी ममता मुझे खींच लाई। वो दोनों उसके गले लग जाते हैं। इस तरह यशोदा मरने के बाद भी अपने बच्चों के साथ हमेशा यूं ही रहती है और उसकी लाडली बहू लाडली बेटी बन जाती है। अंगूर की दीवानी चुड़ैल। तांत्रिक, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं कर रहा है। तुझे इसका भुगतान करना होगा। अभी तो तू देख मैं और क्या क्या करता हूँ। तेरा वो हाल करूँगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तुझे क्या लगा कि तू मुझे कमजोर समझकर मेरे साथ जो चाहे वो कर लेगा? मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। चुड़ैल, तू मेरे आगे कुछ भी नहीं है। तुझे तो मैं अपनी भभूति से ही राख कर दूंगा। तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरी शक्तियों के आगे तेरी ये तंत्र विद्या काम नहीं आएगी। तू ऐसे नहीं मानेगी। चुड़ैल रुक, अभी बताता हूँ तुझे। तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या शुरू करते हुए अपने दोनों हाथों में भभूति उठाकर चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से चुड़ैल के चारों तरफ भभूति का धुआं फैल जाता है। लेकिन अफसोस, उस धुएं के साथ साथ चुड़ैल भी गायब हो जाती है। अरे ये क्या हो गया? ये तो अनर्थ हो गया। वो चुड़ैल मेरे हाथों से भाग गई है। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। चुड़ैल आकाश में उड़ते हुए एक अंगूर के बाग के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए कहती है। क्या बात है, आज तो अंगूर बड़े ही चमकदार और रसीले लग रहे हैं। इन ताजे ताजे अंगूरों को खाकर तो मजा ही आ जाएगा। इतना कहकर अंगूर की शौकीन चुड़ैल उस अंगूर के बाग में घुस जाती है और अंगूर खाने लगती है। अरे वाह, क्या बात है। अंगूर, इन रसीले अंगूरों को खाकर तो मजा ही आ गया। थोड़े से और खा लेती हूँ। थोड़े थोड़े करके चुड़ैल अंगूर के बाग के आधे से ज्यादा अंगूर खा जाती है, जिसके बाद चुड़ैल वहां से उड़ जाती है। वहीं अगले दिन अंगदपुर के गांव में जैसे ही सवेरा होता है, सभी लोग अपने बागों में जाकर अंगूरों को तोड़ने लगते हैं ताकि वो शहर जाकर अंगूर बेच सकें। लेकिन वहीं एक धनिया नाम का आदमी जैसे ही अपने अंगूर के बाग में पहुंचता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे हे राम, ये क्या हो गया? अरे मेरे अंगूर के बाग में से सारे के सारे अंगूर गायब हैं। अरे अब मैं शहर जाकर अंगूर कैसे बेचूंगा? अंगदपुर गांव के सभी लोग अपने अंगूरों को लेकर शहर बेचने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ धनिया अपने अंगूर के बाग में दिन भर बैठकर रोता रहता है। सुबह से शाम हो जाती है। रात होते ही चुड़ैल फिर से अंगूर खाने के लिए गांव में पहुंच जाती है। ये अंगूर का स्वाद कितना भरपूर है, खाने के साथ मजा ही आ गया। बस किसी भी कीमत पर मेरे ये अंगूर किसी लंगूर के हाथ में नहीं पड़ने चाहिए। चुड़ैल बहुत ही शौक से अंगूर खा रही थी कि तभी उसे रात के समय किसी के रोने की आवाज आती है। अरे ये कौन है जो इतनी रात के समय रो रहा है? आखिर क्या वजह हो सकती है किसी के रोने की? जरा मैं भी तो देखूं, ये रो कौन रहा है? चुड़ैल अंगूर के बाग में यहाँ वहाँ देखने लगती है, जिसके बाद उसे एक अंगूर के पेड़ के नीचे एक आदमी रोता हुआ दिखाई देता है, जो कि धनिया होता है। अरे आखिर ये कैसी किस्मत है मेरी। अरे जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तभी कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। इतनी मेहनत करके मैंने अंगूर के बाग में अंगूर उगाए थे, लेकिन किसी ने मेरे सभी अंगूरों को चोरी कर लिया। अब मैं अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में कैसे भेज पाऊंगा? अरे हे ऊपर वाले, कोई तो मदद करो मेरी। चुड़ैल एक पेड़ के पीछे छुपकर ये सब देख रही थी। तभी वो अपने आप से कहती है, अरे ये मैंने क्या कर दिया? अंगूर खाने के चक्कर में मैंने किसी का बहुत ही ज्यादा नुकसान कर दिया। उसके साथ साथ उसका दिल भी दुखा दिया।
अब मैं क्या करूं? तभी चुड़ैल अपनी सभी शक्तियों को एक साथ इकट्ठा करके धनिया के बगीचे के ऊपर जादू करना शुरू कर देती है। देखते ही देखते धनिया के अंगूर का बगीचा पहले की तरह भरपूर अंगूरों से भर जाता है, जिसे देखते ही धनिया की आंखें चार चांद हो जाती हैं। हे भगवान, इतनी जल्दी सुन ली तुमने? अरे कितनी जल्दी सुन ली तुमने मेरी भगवान। अभी तो मेरे अंगूर के बाग में कहीं भी कोई भी अंगूर नहीं दिख रहा था, और अब देखो, ओह, ये तो सब चारों तरफ अंगूर ही अंगूर दिखाई दे रहे हैं। ये तो सोने पर सुहागा हो गया है। अरे अब कल तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। जैसे ही सुबह होगी अपने अंगूर को शहर बेचने के लिए निकल जाऊंगा। इतना सोचकर धनिया कुछ अंगूरों को तोड़कर खाने लगता है और खाता खाता वहीं सो जाता है। उसके सोने के बाद चुड़ैल अपने आप से कहती है, अंगूर खा के शरीर में जान आ गई। यही सही वक्त है अब अपनी मौत का बदला लेने का। इतना कहकर चुड़ैल हवा में उड़ती हुई गांव के मुखिया के घर पहुंच जाती है, जहां वो गांव के मुखिया को अपने बिस्तर पर पैर पसार कर सोते हुए देखती है। देखो तो सही, नामुराद कैसे पैरों को पसार कर सो रहा है। इसका सुख चैन तो मैं छीन लूंगी। अब मजा आएगा। इतना कहकर चुड़ैल मुखिया के सपने में पहुंच जाती है, जहां वो मुखिया को एक खंजर से मारने की कोशिश कर रही थी। मुखिया अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल सपने में मुखिया का गला घोंटकर उसे मार देती है। चुड़ैल सपने में मुखिया का गला घोंटकर जैसे ही मारती है कि तभी अचानक से मुखिया की आंख खुलती है और वो अपने चारों तरफ देखने लगता है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? जब देखो मुझे चुड़ैल के सपने आते रहते हैं, और फिर ये चुड़ैल मेरे सपनों में आकर मुझे क्यों मारती है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुखिया चुड़ैल के सपने देख देख कर बहुत परेशान हो जाता है, जिसके बाद वो दोबारा से सोने लगता है। जैसे ही सुबह होती है, मुखिया सबसे पहले एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उन्हें अपने सपनों के बारे में बताता है, जिन्हें सुनकर तांत्रिक बाबा मुखिया से कहते हैं, ये वही है, मैं जानता हूँ। इसको पकड़ना है तो मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव जाना होगा। ये अंगूरी चुड़ैल इतनी जल्दी हाथ नहीं आएगी। रात होते होते मुखिया तांत्रिक बाबा को अपने साथ गांव में ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल धनिया के अंगूर के पेड़ पर आराम से बैठकर अंगूर खा रही होती है। बस यही तो सबसे अच्छी बात है, बदला भी और शौक भी। मेरे बदले के साथ साथ मैं अपने शौक को भी पूरा कर रही हूँ। यहाँ चुड़ैल अंगूर खा रही थी तो वहाँ तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या शुरू कर देता है, जिसके बाद चुड़ैल अचानक से तड़पने लगती है। देखते ही देखते चुड़ैल को ना चाहते हुए भी तांत्रिक के सामने प्रकट होना पड़ता है, जिसके बाद चुड़ैल तांत्रिक से कहती है, तांत्रिक तो फिर से आ गया? हाँ चुड़ैल, मुझे तो दोबारा आना ही था। तू जो मेरी गिरफ्त से भाग गई थी। देख तांत्रिक, मेरे रास्ते के बीच में मत आ तू। नहीं जानता मेरे साथ क्या क्या हुआ है। मैं जब तक अपना बदला नहीं ले लेती, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आखिर तेरे साथ ऐसा क्या हुआ है जो तू इस मुखिया के पीछे पड़ी है? बता मुझे, मैं सब कुछ सच जानना चाहता हूँ। कुछ समय पहले इस गांव में मेरा एक अंगूर का बाग था। मेरा नाम अंगूरी था और मुझे अंगूर खाने के साथ साथ अंगूर बेचने का भी बहुत शौक था। मैं अंगूरों को बेचकर अपना गुजारा कर लिया करती थी, लेकिन इस मुखिया ने मेरी जमीन पर अपनी कोठी बनाने के लिए मेरे पूरे अंगूर के बाग को बर्बाद कर दिया और मुझे जान से मरवा दिया, क्योंकि मैं अपने बाग की जमीन बेचना नहीं चाहती थी। मरने के बाद से मैं चुड़ैल बनकर भटक रही हूँ और इससे बदला लेना चाहती हूँ। इतना सुनते ही मुखिया चुड़ैल से कहता है, अरे चुड़ैल, तुझे कोई गलत फहमी हो गई है। अरे मैंने तुझे नहीं मरवाया। दरअसल ये जमीन तो मेरे दोस्त ने मुझे तोहफे में दी थी, जिसके बाद मैंने इस जमीन पर काम करवाना शुरू कर दिया। मैं नहीं जानता था कि इस जमीन के पीछे इतना बड़ा राज छुपा है, लेकिन तेरे साथ जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ। मेरा दोस्त भी एक दुर्घटना के दौरान मर गया है, उसकी तरफ से मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। देख चुड़ैल, ये सच है, इस बेचारे ने कुछ नहीं किया। इसे छोड़ दे और यहाँ से चली जा। देखो, मैं कहीं नहीं जाना चाहती, इसीलिए मुझे मेरी जमीन वापस कर दो और मेरा अंगूर का बाग लौटा दो। मैं अपने अंगूर के बाग में रह लूंगी और कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुखिया चुड़ैल की बात मान लेता है और उसे उसकी जमीन वापस लौटा देता है, जिसके बाद वो उस जमीन पर दोबारा से अंगूर का बाग बनवाता है, जिसमें चुड़ैल हंसी खुशी अंगूर खाते हुए रहने लगती है।